सोच रहे होंगे कि इस प्रयोग को अलग कर देते हैं, ग को अलग कर देते हैं, तो ग क्या कोई शब्द होता है? नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग का संस्कृत व्याकरण का पहला क्लास है और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि संस्कृत व्याकरण से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता हो। तो अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 100 रहती है, जिसमें से आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने होते हैं, ठीक है। और 100 में से सिर्फ 60 क्वेश्चन जो होता है वो संस्कृत व्याकरण से होता है, सिर्फ 60 क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण से, और बाकी के 40 क्वेश्चन जो हैं वो किताब से रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण का कितना ज़्यादा महत्व है। और इसके साथ ही यदि आप लोग संस्कृत व्याकरण अच्छे से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तभी आप लोग के लिए ये 40 क्वेश्चन बना पाना संभव होगा। क्योंकि जब तक आप लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे नहीं, तब तक किताब का भावार्थ कैसे समझेंगे? किताब में संस्कृत में दिया हुआ है, आप लोग को हिंदी में समझ में कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है और साथ ही अनुच्छेद भी, अनुवाद भी बनाना होता है, तो उसके लिए संस्कृत व्याकरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे और हम लोग शुरू करेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं, उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब कैसे परिवर्तन करते हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि सत्य है, एक शब्द है सत्य, सत्य का मतलब होता है सही, और उसमें एक अ उपसर्ग हम लोग लगा देते हैं तो वो हो जाता है असत्य। यानी कि असत्य मतलब गलत, झूठा, एकदम उसका विपरीत अर्थ निकल गया इसका। तो उपसर्ग ऐसे ही काम करता है, किसी शब्द के शुरू में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यदि हम धर्म में अ जोड़ देते हैं शुरू में अ उपसर्ग, तो वो हो जाएगा अधर्म, एकदम धर्म के विपरीत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अ उपसर्ग ही होता है, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप लोग परिभाषा में लिखेंगे, परिभाषा में, कि वैसे शब्दांश उपसर्ग वैसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लगकर या कहे तो जुड़कर या फिर लगकर उसके अर्थ में, किसके अर्थ में? उस शब्द के अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। अब कहोगे आप लोग कि दीदी इसका उदाहरण बता दीजिए आप। तो चलिए हम लोग उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में जैसे आपको दे दिया जाए प्रयोग, अब पूछा जाए कि इसमें बताओ कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप इसको तोड़ोगे, इस शब्द को तोड़ना है आपको, इस शब्द को आपको तोड़ना है, देखना है कि इसमें से उपसर्ग क्या निकलेगा। तो यदि हम लोग प्र को अलग छांट देते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा योग, और ऐसे तोड़ना है कि जो शब्द टूटे ना उसका एक अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलग कर देना है। आप सोच रहे होंगे कि इस प्रयोग को अलग कर देते हैं, ग को अलग कर देते हैं, तो ग क्या कोई शब्द होता है? नहीं ना होता है, तो वैसे नहीं होगा। लेकिन यदि आप सिर्फ प्र को अलग करते हो, योग को रहने देते हो, तो योग मतलब जोड़ होता है। ये एक शब्द है और उसमें प्र मिल जाता है तो वो हो जाएगा प्रयोग। तो इसी टाइप के और भी एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण। और अब हम लोग चलते हैं उपसर्ग के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो संस्कृत में अगर हम बात करें संस्कृत में उपसर्गों की, तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, मात्र 22। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, मात्र 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? तो हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, आप लोग के लिए याद करना शायद मुश्किल है। तो हम लोग अभी संस्कृत के बारे में फोकस करते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं?
22 उपसर्ग। आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि 22 उपसर्ग है। और ये सारे आप लोग देख सकते हैं, प्र है, परा है, अप है, सम है, अनु है, अव है, निस है, नीर है, दुस है, दूर है, इसके अतिरिक्त वी है, आंग है। कभी कभी आंग के जगह पे आ दे देगा, यानी कि आपको घबराना नहीं है, आ दे तो या फिर आंग दे तो दोनों एक ही बात हुआ। और नी होता है, अधि होता है, अपि होता है, अति होता है, सु होता है, उत होता है, अभि होता है, प्रति होता है, परि होता है और उप होता है। ये सारे 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी उपसर्ग से शब्द बना लेते हैं, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना हो कि आप 2 अक्षर छांट लो और कहो कि नहीं, हम तो कहेंगे कि यही उपसर्ग है। तो आपको बनाना है प्र से। 2 शब्द हम बनाएंगे और 1 शब्द आपको बनाना है। प्रत्येक उपसर्ग से 3-3 शब्द बनाना है, जिसमें से 2 हम बनाएंगे और 1 आपको बनाना है, आप खुद से बनाना, ठीक है। आप 1 से ज़्यादा भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला है प्र। तो प्र से हमको शब्द बनाना है, तो क्या क्या बनेगा? प्र से शब्द क्या क्या बनेगा? प्र से क्या बनेगा? तो हमने शुरू में ही देखा कि एक तो प्रयोग बनेगा, एक प्रयोग बनेगा, एक क्या बनेगा? प्रकार हो सकता है, प्रकार, प्रचार भी हो सकता है, प्रचार। हमने 3 शब्द बना दिए, तो आप 4 कर दो, एक और जोड़ दो, 4 हो जाएगा। अब परा से क्या क्या बन सकता है? तो परा से पराजय बन जाएगा, पराजय, पराकाष्ठा, पराकाष्ठा। अप से क्या क्या बनेगा? तो अप से अपमान बन जाएगा, मान का उल्टा अपमान। मान को अलग छाट दो, बच जाएगा अप। जैसे ही अप उपसर्ग लगा, अर्थ में एकदम परिवर्तन हो गया। तो अप से अपमान हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, अपयश। और सम से हो जाएगा संयोग, संयोग। इसको आप लोग तोड़ोगे तो ये हो जाएगा सम जोड़ योग, या कहे तो जोड़ को हम लोग संस्कृत में या फिर हिंदी में धन बोलते हैं, ठीक है। तो सम धन योग हो जाएगा। और संसार भी हो जाएगा, संसार। और बताना है आप लोग को क्या क्या हो सकता है। अनु से क्या क्या हो जाएगा? तो अनु से हो जाएगा अनुभव, अनुभव। अनुशासन हो सकता है, अनुशासन। और क्या क्या हो सकता है आपको बताना है। अव से क्या क्या हो जाएगा? तो अव से अवकाश हो जाएगा, अवकाश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? नि से क्या क्या हो सकता है? तो नि से हो जाएगा निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज। और निसंकोच हो सकता है, निसंकोच मतलब बिना किसी संकोच के, निसंकोच। निर से निर्धन हो जाएगा, निर्धन होगा, निर्बल हो जाएगा, निर्बल, बिना बल के, निर्धन, बिना धन के। दुस से क्या हो जाएगा? से दुष्कर्म हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा, दुस्साहस। दूर से दुर्बल हो जाएगा, दुर्बल। दुर्व्यवहार हो जाएगा, दुर्व्यवहार हो जाएगा। ऐसे ही वी से हो जाएगा विकास, विकास, विनाश। आ से आकार हो जाएगा, आहार हो जाएगा।
और भी 10 उपसर्ग है जिनसे आपको शब्द बनाना है। तो ये आपका काम है कि इससे 3 शब्द 4 शब्द या फिर जितना बन सके उतना आप लोग को बनाना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।